हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है आप सभी का इस प्री के क्रैश कोर्स में, जिसके अंतर्गत हमने आपसे बोला था कि हम इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन के लेकर के हम बहुत पहले एक वीडियो पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे और अब हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को साथ में लेते हुए इस रिवीजन के द्वारा समरी किया गया है इकोनॉमिक सर्वे, उसको देखेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समरी किया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर की गई है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूँ, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने अगर थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ रखा है तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री के बहुत सारे क्वेश्चन लगभग इकोनॉमी के लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जरूर जुड़े रहते हैं। आप जरूर देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी के सारे टॉपिक होते हैं, चाहे आपकी बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप सोशल इशू की बात करो, चाहे आप एनवायरनमेंट की बात करो, चाहे आप साइंस टेक की किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट को बताता है। इसलिए जो आपको डेटा चाहिए एकदम ऑथेंटिक डेटा, वो इकोनॉमिक सर्वे देता है। आपको अच्छी केस स्टडी है वो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बताई जाती है, जिन्हें हम न केवल ऐसे में यूज कर सकते हैं बल्कि जीएस के चारों पेपरों में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ इकोनॉमिक सर्वे को चूंकि एक ही बार पढ़ते हैं, इसलिए प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसकी एक लेक्चर एक टॉपिक हमने खत्म कर दिया है, टोटल 12 इसमें अध्याय हैं, जिसमें एक अध्याय हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब आज हम आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे आपकी समझ को विकसित करेगा, इकोनॉमी की वास्तविकताओं को बताएगा। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसकी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ये उसके नोट्स भी मैंने शेयर किए थे। अब हमारा दूसरा टॉपिक उसको देखते हैं, साथ साथ इसमें प्रीवियस मतलब कुछ क्वेश्चन ही भी इन्होंने बनाए हैं, तो हम उनको भी करते जाएंगे और सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे देंगे यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो पहली बार जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे का कोई टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम क्या है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य, आशापूर्ण दृष्टि, उम्मीद के साथ, इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। यानी कि भारत का जो मीडियम टर्म है, बेसिकली इसमें बताया जाएगा कि भारत का जो 2003 से 2008 के काल, 1991 से लेकर के 1998 तक का काल, 98 से लेकर के 2002 का काल, उसके बाद 2014 से लेकर के 2020 तक का काल और 2020 से लेकर के वर्तमान तक का काल, इन हर अलग अलग स्टेज, अलग अलग फेज में भारतीय विकास परिदृश्य को बताया गया है। और इसके अलावा भारत ने क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार किए, किस तरीके से भारत की इकोनॉमी विकसित होती चली गई या एक तरह से विकास का रास्ता पकड़ती चली गई, कौन कौन सी समस्याएं भारत की इकोनॉमी के समय समय पर आई, इन सारी चीज़ों को ये इकोनॉमिक सर्वे आपको फैक्ट के साथ बताएगा, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना। तो इसके अंतर्गत भारत का समय समय पर इकोनॉमी की कौन कौन सी सिचुएशन आई, इकोनॉमी की स्थिति क्या चैलेंजेस आई, उनका किस तरीके से सुधार किया गया, तो उस पूरी इकोनॉमी के बैकग्राउंड को इसमें बताया जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी बेसिक स्टैटिक वाली चीज़ें सारी इसमें आएंगी और बहुत चीज़ें इंटर रिलेटेड होंगी कि आप एक चीज़ पे काम करेंगे दूसरा उसका इफेक्ट कैसे देखेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के आधार पर आप, अगर मैं बात बोलूँ, जीएस थ्री के अंतर्गत आप मेंस के क्वेश्चन भी कर पाओगे। आपको डेटा, फैक्ट, केस स्टडी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स, कि भारत ने कौन कौन से सुधार किए, उनसे लेकर अगर कोई क्वेश्चन आए और उनके क्या क्या प्रभाव रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी, उनके प्रभाव क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में मिलेंगी, इसलिए टॉपिक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं, हालांकि मैंने अपने लिए उनके शॉर्ट नोट्स बना दिए, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं। अगर आपको ठीक रहेगा तो वो शेयर कर देंगे, लेकिन आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आप, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत जल्दी आप पढ़ लोगे और ये एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे आपकी चीज़ों का एक तरह से रिवीजन होगा। कोई अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ रखी तो इसमें रिवीजन होगा, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, जाना बस रिवीजन होगा और प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताई जाएंगी।
तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे इसमें बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों से संरचनात्मक सुधार की। ये बात सही है कि 2014 के बाद जब नई सरकार आई है तो नई सरकार अपने हिसाब से विकास के नए नए तरीके ढूंढती है। तो हमारे यहाँ संरचनात्मक विकास हुए, ये आगे दिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है इकोनॉमी में बड़े बदलाव जो दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं, वो स्ट्रक्चरल चेंज हुए, चाहे वो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर सेक्टर में, चाहे इंफ्रा को लेकर के हो, तो स्ट्रक्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार हुए पिछले 8 साल से, उसके बारे में बताएं। और इस सभी का उद्देश्य था, सभी जितने भी सुधार किए गए हैं सभी का उद्देश्य था, ये उद्देश्य था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये लक्ष्य थे। इन सभी सुधारों के लक्ष्य थे कि एक तो व्यापार की सुगमता हो और साथ ही व्यक्ति के जीवन की सुगमता हो, यानी कि व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत आरामदायक। इस उद्देश्य, इन सभी सुधारों का उद्देश्य था ये। लेकिन इन उद्देश्यों के लिए जो साधन का प्रयोग करना था वो था तकनीक, यानी कि तकनीक का प्रयोग करके संरचनात्मक चेंज करते हुए हमें ये 2 उद्देश्य प्राप्त करने थे, 2 लक्ष्य प्राप्त करने थे। और इसीलिए मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए गए पिछले 8 सालों में, वो कहीं ना कहीं इन 2 से जुड़े हुए होंगे। तो जब भी कोई भी सुधार आता है आप इन 2 को जरूर ध्यान रखना, आपको पता लग जाएगा ये सुधार किस तरीके से। लेकिन जब हमने सोचा कि हमने ऐसे सुधार किए, परंतु बोला है कि विकास की तेज गति में परिवर्तित नहीं हो सके। ये जो सुधार जो करने चाह रहे थे, जो सुधार है इनका रिजल्ट आशा अनुरूप नहीं है। विकास की तेज गति में मतलब सुधार तो आपने किए, लेकिन ये आर्थिक विकास के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाए, इनका परिणाम सही नहीं हो पाया, यानी कि आशा अनुरूप परिणाम नहीं हो पाया, ठीक है। ये बात बोलिए। अब आखिरकार ऐसी क्या चीजें थी कि आपने सुधार भी किए और उसके बावजूद भी आपका आशा अनुरूप मतलब विकास नहीं हो पाया, आशा अनुरूप आप चीजें देख नहीं पाए, आशा अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो इसके कारण क्या है, देखो ये आपको समझाएगी, देखो ठीक है। इसका मेन कारण है कि एक तो हमारे यहाँ कारण मैं बताता हूँ, एक तो हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट है यानी कंपनी, और एक है हमारा बैंक, इनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी 2008 के बाद। बैलेंस शीट का मतलब है कि इनकी जो इनका आय व्यय सभी लिखा रहता है, बैलेंस शीट का मतलब है जिसमें लॉस ज्यादा, तो इनकी बैलेंस शीट खराब हो गई, इनके लॉस ज्यादा चला गया। और जब आपको पता है कंपनी लॉस में जाएंगी तो वो निवेश नहीं करेंगे, और बैंक यदि अपनी अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो ऋण नहीं दे पाएगा, और जब तक बैंक कंपनियों को ऋण नहीं देगा कंपनी निवेश नहीं करेंगी, और इसे बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब है कॉर्पोरेट सेक्टर की भी बैलेंस शीट खराब हो गई और बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि बैंकों से जो लोन लिया वो कंपनी नहीं चुका पा रही थी, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट खराब हो रही थी। और कंपनी जब बैंकों को लोन नहीं चुका पा रही तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हुई। इस ट्विन बैलेंस शीट की वजह से अगर हम बात करें तो भारतीय इकोनॉमी अपने इन सुधारों को अच्छे परिणामों में नहीं बदल पाई। दूसरा, इसके अलावा समय समय पर वन ऑफ शॉक्स हमारी इकोनॉमी को झटके लगते हैं, शॉक, उन्होंने भी हमारे इन सुधारों को, जितने भी हमने सुधार किए हैं, हमारे इन सुधारों को अच्छे परिणामों में परिवर्तित होने से सीमित किया, रोका। तो यही बात इसमें पूरा पैराग्राफ में आपको बताई जा रही है कि भाई हमने लक्ष्य रखे, हमने सुधार भी किए, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे। अगर आपसे पूछो कौन से कारण है, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो समस्या है हमारा घरेलू लेवल पर, अब इसमें घरेलू लेवल पे भी कारण थे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी थे, है ना, वो सारी चीजें हम आगे देखते जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अध्याय के बारे में बताइए कि नेक्स्ट अध्याय हमें बताएगा कि भारत में उत्पाद और पूंजी बाजार हम आगे देखेंगे। पिछले 8 सालों के ऐतिहासिक सारी चीजों की बात की गई है। पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के साथ भारतीय, ये बात सही है कि 2014 से लेकर के 2022 तक समस्या भी आई, लेकिन धीरे धीरे हमने कई चीजों में सुधार किए भी थे और कई चीजों को हमने प्राप्त किया भी। ये बेसिक क्या एक बैकग्राउंड था, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से सुधार हमने किए वो देखो। अगर मैं बात करूं उत्पाद और पूंजी बाजार के सुधार, तो सबसे पहले सुधार की शुरुआत 1991, वो विस्तार से लिखे हुए दोस्तों। आप सभी जानते हैं 1991 में अगर भारत की स्थिति देखें
तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल खराब स्थिति में हो चुका था। इसके अलावा भारत का फॉरेक्स है, वो आपको पता है 2 वीक की ट्रेड के लिए बचा था, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भारत में बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है ना, और ग्रोथ रेट बिल्कुल डाउन थी। बैंकों की स्थिति एकदम खराब थी। इसके अलावा इंडस्ट्री जो सभी सरकारी थी उनकी स्थिति भी खराब थी, वो क्या है, लॉस मेकिंग बन गई। इतनी सारी समस्याएं थी। इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने 1991 में आर्थिक सुधार किए, जिनको हम बेसिक के नोट्स में पढ़ चुके हैं। वही सुधार इसमें दिखाया गया कि हमने 1991 में सुधार किए, क्योंकि ये इकोनॉमी बताना चाह रही है। यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि हमने कब कब सुधार किए, उनके क्या क्या रिजल्ट आए, ठीक है। तो 1991 में हमने जो सुधार किए ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे सुधार किए, एक तो कि हमने व्यापार और निवेश को उदारीकरण किया था, हमने एल, पी और जी अपनाया। हमने अर्थव्यवस्था को तो सुधार किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। हमने अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा ताकि हमारा आयात निर्यात हो सके। और इसके अलावा हमने प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया ताकि जो सरकारी क्षेत्र के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, इससे सरकारी उद्योगों की स्थिति सुधर जाएगी। दूसरा, आयात लाइसेंसिंग को समाप्त किया। पहले यह था कि जितनी भी हम वस्तुएं आयात करते थे उन वस्तुओं के लिए कंपनियों को वही कंपनियां वस्तुओं का आयात कर सकती थी जिनके पास लाइसेंस था। तो इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया कि अब कोई भी आयात निर्यात कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में मार्केट में कंपनियों को प्रवेश करने में बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, वो भी समाप्त किया। निजी क्षेत्र है उसको इसमें प्रवेश दिया गया था। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई चलाई गई थी। विनिमय मुद्रा, हमने हमारी विनिमय मुद्रा को थोड़ा मार्केट के अकॉर्डिंग बनाया ताकि अगर मार्केट में अगर विनिमय मुद्रा को सस्ता करना है तो निर्यात बढ़ाने के लिए, अगर महंगा करना है आयात बढ़ाने के लिए, तो मतलब हमने हमारी विनिमय मुद्रा को सरकार के कंट्रोल से हटा करके मार्केट आधार बना दिया। और मार्केट का मतलब है यदि भारतीय रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया मजबूत होगा, अगर भारतीय रुपये की डिमांड घटेगी तो भारतीय रुपये की डिमांड कब बढ़ेगी, जब कोई व्यक्ति भारत का निर्यात खरीदेगा। भारतीय रुपये की डिमांड कब घटेगी, जब हम बाहर से आयात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके अलावा चालू खाता आप सभी जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत जो आयात निर्यात का खाता होता है उसको चालू खाता बोलते हैं, और जो निवेश इससे जुड़ा हुआ खाता होता है वो आपका पूंजीगत खाता होता है। तो मुद्रा की परिवर्तनता, यानी कि भारतीय मुद्रा को डॉलर में, डॉलर को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने की कोई सीमा फिक्स ना हो, उसे बोलते हैं पूर्ण परिवर्तनीयता। यानी कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की अगर मुद्रा के साथ कन्वर्ट किया जाए, किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं हो। हमने चालू खाते पे किया ताकि आयात निर्यात हमारा ज़्यादा हो सके। पूंजीगत खाते पर हमने भी मुद्रा की परिवर्तन नहीं की, सीमित लेवल पे किया। ये सारे सुधार दोस्तों हमने 1991 में किए थे। लेकिन जैसे ही 1990, देखो हमारा यही कह रहा है कि जैसे हम कोई सुधार करते हैं उसी समस्याएं पैदा होती। 1991 में जब भारत ने सुधार किए, सुधारों का प्रभाव जैसे ही दिखने वाला था, प्रभाव आपको पता है ऐसा नहीं कि 2 दिन में दिख जाए, प्रभाव को देखने के लिए 2-4 दिन तो लगे थे। जैसे ही भारत में प्रभाव दिखने वाला था तो 1995 में भारत ने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और 1998 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण कर दिया। इनकी वजह से भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगे, और आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से ये प्रभाव जो हमने सुधार किए, ये सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाए। ये कारण थे, ये समस्याएं थी। मतलब हम जैसे भी कोई सुधार करने जा रहे थे उसी समय पास कोई समस्याएं आ रही थी। तो ये साथ हुई 1991 में। उसके बाद दोस्तों हम 98 से लेकर के 2002 के बीच में भी हमने कई सुधार किए, जिसमें वही है, एक तो एफडीआई को आकर्षित करने के लिए हमने ये बोला गया कि एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि एफडीआई विदेशों से प्राप्त होने वाला वो पैसा है जो ऋण मुक्त होता, ऋण नहीं होता था, कोई निवेशक निवेश करने के लिए आ रहा था। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर को, जो संचार क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर है उसको उतारना चाह रहे थे, इसलिए हमें नई दूरसंचार नीति लानी पड़ी, ट्राई का गठन किया, विनिवेश को बढ़ाया, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए हमने स्वर्णिम चतुर्भुज, आप सभी जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब है भारत के उत्तर से 2 रास्ते जा रहे हैं, 2 कॉरिडोर है, एक तो नॉर्थ टू साउथ, एक ईस्ट टू वेस्ट। इन कॉरिडोरों को बनाया गया, नेशनल हाईवे बनाए गए ताकि देश को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इंफ्रा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सरकार के अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने के लिए हमने FRBM एक्ट लाया ताकि राजकोषीय अनुशासन स्थापित हो सके।
बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए, बैंकों का पैसा जो डूब चुका है उसको बाहर निकालने के लिए हमने सरफासी एक्ट लाया ताकि बैंकों की स्थिति सुधरे। बैंकों के अंतर्गत हमने जो ब्याज दरें डिसाइड होती थी वो मार्केट के आधार पर कर दी, सरकार ने कंट्रोल उसमें हटा दिया, सीआरआर कम की गई, एसएलआर कम की गई, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के अपने बैंकों में सुधार किए। ये सुधार 1998 के थे, ठीक है ना। तो ये 2 सुधार हमने किए गए थे। तो यही कहना चाह रहा है कि 1991 के बाद जब भारत का बैलेंस संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो भारत ने ये सुधार किए जो बताया गया। सबसे बड़ी बात है कि सुधारों का प्रभाव तो रहा। सुधार प्रभाव क्या? सुधारों का प्रभाव ये रहा था कि 1980 के दशक में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 5.5% थी, वो बढ़ करके लगभग हमारी ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 6.3% हो गई 1993। ये बात सही है कि अगर हम बात करें, कोई यहाँ से पूछे कि क्या 1991 के जो सुधार है कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा कि जो ग्रोथ रेट हमारी पहले 5.5% थी वो बढ़ करके 6.3% हो गई 1993। इसके अलावा जीडीपी में सर्विस सेक्टर का अगर मैं बात करूं, वस्तु और सेवा का व्यापार है उसकी भागीदारी पहले केवल 17.2% थी, अब वो कितनी हो गई? लगभग 30.6%। तो ये डेटा है ना, ये आपको बताता है कि क्या सच में 1991 में जो सुधार हुए थे वो क्या सकारात्मक सुधार पड़े, क्या उनका इफेक्ट अच्छा पड़ा? तो वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है और यही पॉइंट यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बना के पूछती है। पिछले 3-4 सालों से लगातार आपसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बेसिकली 1991 के सुधारों से पूछे जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि 1991 में जो सुधार किए वो बहुत अच्छे से किए गए थे, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है 91 के सुधारों को और कंटिन्यू बनाने के लिए हमने 1998 में भी सुधार किए गए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1998 में जो सुधार तो किए गए, लेकिन इन सुधारों के साथ साथ हमें बहुत सारे शॉक्स मिल गए, झटके मिल गए हमारी इकोनॉमी को। ये पूरा चैप्टर आपको ये बताना चाहता है कि भारत ने समय समय पर बहुत सारे सुधार तो किए, लेकिन उनका परिणाम बहुत आसान रूप नहीं आया। उसका कारण ये था कि जैसे हम कोई सुधार करते कोई और समस्या हमारे समक्ष आती थी। कैसे? 1998 से लेकर के 2002 के बीच में जितने भी सुधार किए या 1991 में हमने जितने भी सुधार किए, वो 98 से लेकर के 2000 के बीच में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने इन सुधारों के प्रभावों को सीमित कर दिया। जैसे एक तो 98 में आपको बताया भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था और परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शन। और दोस्तों, इकोनॉमिक सैंक्शन से आपका व्यापार सीमित हो जाता है, आपका निवेश सीमित हो जाता है, आपको विदेशों से ऋण मिलना आपको सीमित हो जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें सीमित हो जाएंगी तो फिर आपकी इकोनॉमी में निवेश के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और यार जैसे ही अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं केवल अमेरिका ने ही लगाया है, इसको जापान ने भी लगाया था, इसको यूरोप के देशों ने भी लगाया था, ठीक है। तो बहुत सारे देशों ने भारत पर सैंक्शन लगाया, हालांकि रशिया ने भारत पर सैंक्शन नहीं लगाया, ठीक है। इसकी वजह से एक तो हमारे इकोनॉमी को झटका मिल गया, हम सुधार करना चाह रहे थे, इतने में ही नई समस्या पैदा। दूसरा, 2000 और 2002 में लगातार 2 बार सूखे आ गए। अब सूखे की वजह से हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया? डाउन हो गया। जब आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र डाउन होगा तो आपका इंडस्ट्री क्षेत्र भी डाउन होगा, क्योंकि उसके लिए कच्चा माल यहीं से आता है, इससे भी आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, आसान रूप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा टैग बूम के अंत और 9/11 की घटनाएं, टैग बूम हम आगे देखेंगे। 9/11 की घटना हुई, आप सभी जानते हैं 9/11 को यानी कि 11 सितंबर 2001 के अंतर्गत ओसामा बिन लादेन के साथियों के द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया गया? बम विस्फोट किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में आतंक के विरुद्ध घटनाएं की। उसका परिणाम ये हुआ कि कई जगह राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, कई देशों में आपस में लड़ाइयां पैदा होने लगी, इससे कहीं ना कहीं आर्थिक व्यापार को प्रभाव हो रहे। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो हमने सुधार किए गए 1991 से लेकर के 1998 में, उनका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, 2003 से लेकर के 2008 के बीच में भारतीय इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज गति से करने वाली इकोनॉमी, जिसे बोले ग्लोबल बूम। दोस्तों 2003 की अगर मैं बात करूं और 2008 के बीच में, क्योंकि जो हमने 1991 में सुधार किए और जो हमने 1998 के बाद में सुधार किए, इनका प्रभाव 2003 के बाद देखना लगा। और इन्हीं प्रभावों की वजह से भारत में 2003 से लेकर के 8 के बीच में, ध्यान रखना, 2003 से लेकर के 8 के बीच में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट लगभग 8% रही, जबकि वैश्विक ग्रोथ रेट 4.8%। तो वैश्विक ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा भारतीय इकोनॉमी ग्रोथ रेट रही। और इसका कारण हम बताएंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि दोस्तों मजबूत पूंजी प्रभाव,
इसका सबसे बड़ी बात है भारत में बड़ी मात्रा में इस दौरान में निवेश है, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट था और इमर्जिंग मार्केट को ध्यान में रखते हुए 2002 के बाद अमेरिका के द्वारा भारत से सैंक्शन हटा दिए गए और इससे भारत में फिर निवेश बढ़ा। इसके बाद भारत में जो एनआरआई है उनका निवेश भी बड़ी मात्रा में भारतीय मात्रा में, और इसके अलावा जो 1991 एंड 1998 में जो सुधार किए गए उनका प्रभाव भी देखने वाला। इसलिए 2003 से लेकर के 2008 तक भारतीय इकोनॉमी तेज गति से ग्रोथ करी। इसका रीजन यहाँ पे हम भी देख सकते हैं। देखो, एक तो घरेलू आर्थिक क्रियाकलाप बहुत तेज गति से बढ़े, इसके अलावा निवेश, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री था, इमर्जिंग कंट्री थी, अब दुनिया के सारे निवेशक भारत में निवेश करने लगे। वैश्विक स्तर पर भी ब्याज दरें आसान होने लगी, तो लोगों ने वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें सस्ती होने लगी तो ज़्यादातर भारत में निवेश होने लगा, और निवेश के लिए भारत के लिए अनुकूल वातावरण बन गया, क्योंकि एफडीआई आ गई, ईज ऑफ डूइंग को हम आगे बढ़ रहे थे। इन कारणों की वजह से 2003 से लेकर के 2008 तक भारतीय इकोनॉमी बहुत तेज गति से, तो अभी तक हमें समझ पा रहे हैं कि 1991 के जो सुधार किए गए थे कौन कौन से थे, 98 में फिर क्या किया, उनके क्या क्या प्रभाव रहे। तो इकोनॉमी सुधार तो करती है लेकिन फिक्स नहीं होता। जैसे हमने 2019 में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हम 2024 तक 5 में इकोनॉमी बढ़ जाएंगे, लेकिन इतने में कोविड आ गया, तो कोविड ने आपके पुराने लक्ष्यों को चेंज कर। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमने 2014 के बाद जो हमारी नई सरकार आई है उसने न्यू इंडिया के लिए कुछ सुधारों के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क बनाया। इसको थोड़ा समझ लो बस। देखो, मैंने बोला कि पिछले 8 टॉपिक का जो हेडिंग से पहली लाइन जब हमने पढ़ी थी कि पिछले 8 वर्षों में जो संरचनात्मक बदलाव हुए उन सभी का लक्ष्य था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और एक बिजनेस के लिए आजीविका के लिए अनुरूप माहौल क्रिएट करना। तो देखो, अर्थव्यवस्था से शामिल लोगों की, अगर हमें प्रोडक्टिव, एक तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और एक लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें कई लेवल पे काम करना होगा। इसके लिए चाहिए हमें कुशल संसाधन, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, क्योंकि यदि इन दोनों संसाधनों को यदि आप ज़्यादा ज़्यादा इन मानव संसाधनों को स्किल और इनको ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तभी इकोनॉमी में संसाधनों का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट। अब हमें ये 2 लक्ष्य प्राप्त करने थे, तो हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ानी होगी, तभी लोग हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों निवेश। हमें विश्वास आधारित, यानी कि सरकार के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन 4 सिद्धांतों का अनुसरण किया गया। 4 सिद्धांतों की सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, रेल सड़क रोड कनेक्टिविटी इनको बढ़ाना। विश्वास आधारित गवर्नेंस, यानी कि ऐसे कानून, हाँ आगे देखेंगे इनको, कि ऐसे कानून जो देश की विकास में बाधा कर रहे थे उन कानूनों को समाप्त करना, कानूनों को आसान बनाना, इस तरह की चीजें की गई। ये सारी चीजें कृषि उत्पादन, इन चारों करने के ये हमारे मेन हथियार थे। इनको देखते हैं कैसे कैसे भारत ने क्या काम किया। थोड़ा सा एक यहाँ जरूर देखिए। देखो, भारत का ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर किसी देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यानी कि व्यय हो रहा है, तो डेफिनेटली जब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसी वस्तुओं में निवेश करना जिससे एक नई वस्तु का उत्पन्न, अर्थात नई असेट उत्पन्न हो। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको न्यू असेट देती है, और न्यू असेट से आपकी न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, और न्यू एक्टिविटी से आपको रोजगार मिलेगा, आपका विकास होगा। इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और देखा जा रहा है कि भारत सरकार पिछले कुछ सालों से, पिछले 5 साल से लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, क्योंकि यदि आपको ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ लिविंग टारगेट चाहिए तो इन दोनों पे आपको काम करना होगा। पिछले 5 साल से लगातार भारत में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है सरकार का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान रखा। अब आता है 2014 वाली स्थिति, जो पिछले 8 साल थे, जो अभी पिछले 8 ईयर हैं जिनके बारे में पूरा टॉपिक आपसे डिस्कशन कर रहा था, वो क्या है उसको हम देखते हैं। दोस्तों 2014 के बाद जो बहुत सारे सुधार थे उनको हम देखेंगे, लेकिन इसका मेन थीम था सबका साथ सबका विकास। ठीक है ना, ये इसका मेन टारगेट था। अर्थात हम विकास भी करेंगे तो वो इंक्लूसिव होगा। कैसा होगा? इंक्लूसिव होगा। और दूसरा, सभी सेक्टरों में होगा, हर क्षेत्र में। इस सभी सेक्टरों में अगर विकास करना है तो हमें कई लेवल पे काम करना होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई।
तो ये बोला गया कि 2014 के बाद जो सरकार आई तो उसका लक्ष्य था ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग और आर्थिक दक्षता को सुधार करना। इसके लिए इन सिद्धांत मैंने बोला लक्ष्य थे, लेकिन सिद्धांत क्या थे? एक तो सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करना। सार्वजनिक वस्तु दोस्तों वो वस्तु होती है जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती है और इसमें किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं होती। जैसे कोई रोड बना दिया, सभी का होगा, कोई भी आ जाता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट गुड्स बोलते हैं, सॉरी जैसे पब्लिक गुड बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो पब्लिक गुड्स मुख्य रूप से गुड्स होती है जिसमें नो कंपटीशन, नो लिमिटेशन, ओपन फॉर ऑल, ठीक है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, किसी भी नागरिक द्वारा उनका बार बार यूज किया जा सकता है, वो होती है आपकी पब्लिक गुड्स। तो इसमें एक फोकस किया गया कि हम पब्लिक गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करेंगे। अब पब्लिक गुड्स में आप सभी जानते हैं कि हमें अवसंरचना का निर्माण करना होगा, रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी, उन सारी चीज़ों पर हमें डेवलप करना होगा। एक इस सिद्धांत को फोकस किया, एक तरह से साधन है, और साध्य क्या था आपका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए ये साधन थे और इन सभी में तकनीकी का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। दूसरा साधन था विश्वास आधारित शासन, तीसरा निजी क्षेत्र की भागीदारी और चौथा कृषि। हाँ, ये जरूर था कि हमारा दृष्टिकोण चेंज हो सके, सबका साथ सबका विकास, अर्थात विकास में हमें सभी क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना ही होगा। अब एक एक को देखते हैं। पहला देखते हैं सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण यानी पब्लिक गुड्स। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में पब्लिक गुड्स के लिए आधारभूत संरचना में गहन नीति निर्माण 2020 को, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज क्या क्या हमने अवसंरचना पे बड़ी मात्रा में निवेश किया, हमने कई भौतिक अवसंरचना को निवेश किया। ये देखो, ये सारी चीजें 2000 के बाद आई और कुछ इसमें 2014 के बाद देखने को मिला। ये सारी चीजें 2014 के बाद है। इसमें देखो, एक है आपकी भारतमाला प्रोजेक्ट, आप सभी जानते हैं, सड़क कनेक्टिविटी के लिए, सागरमाला आपकी पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, विद्युतीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए, रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया, उड़ान यानी कि हर आम नागरिक व्यक्ति उड़ान कर सके उसके लिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसके अंतर्गत हम 2031 तक निवेश करेंगे 110 करोड़ का, और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि जो सरकार की असेट है उसको मुद्रा में कन्वर्ट करके उसका निवेश करेंगे। इस तरीके से भारत ने अपनी अवसंरचना है उसको बहुआयामी तरीके से विकास। तो अगर आपसे पूछे मेंस में कि भारत ने अपनी भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें, क्या भारत ने क्या क्या सुधार किए, सरकार के क्या क्या प्रयास है, ये सारा एग्जाम्पल आपके पास है, उस जगह यहाँ पे काम आएंगे। तो पहला सिद्धांत है कि पब्लिक गुड्स, तो ये सारी क्या है आपकी पब्लिक गुड है, तो पब्लिक गुड्स से इनको बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार, अब ध्यान रखना, जब आपको इतनी चीजें हैं तो डेफिनेटली आपका पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सरकार का मैंने बोला है कि पूंजीगत व्यय बढ़ता चला, अतः सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही सरकार की अवसंरचना का निर्माण करेगा, पब्लिक गुड्स का निर्माण करेगा। तो ये बात सही है कि भारत ने पिछले सालों से, अगर मैं बात करूं 2018 से, कैपिटल गुड्स बहुत तेज गति से छलांग लगाई है और इसलिए भारत बहुत तेज गति से ग्रोथ किया है और यही कारण है कितनी असर। इसके अलावा मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम भौतिक अवसंरचना में बता दी, हमें भौतिक अवसंरचनाओं के माध्यम से उनको मजबूत करना है और इनको जो हमारा लिंकेज मतलब देखो बैकवर्ड फॉरवर्ड, देखो ये दो शब्द दिए हैं। फॉरवर्ड लिंकेज कहा ऐसे उत्पादों को कहा जाता है जो किसी अन्य उत्पादों के लिए निर्मित या उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई वस्तु बनाई गई, ठीक है, और उस वस्तु से, मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु से कोई नई वस्तु बनाने में सहायता मिलती है, तो वो हो गया आपको फॉरवर्ड। और बैकवर्ड जो कच्चा माल होता है, तो कच्चा माल की उपलब्धता और तैयार माल की जो मार्केटिंग है, वो सभी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें तैयार करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज है उसको सही किया गया था। इस सभी चीजों के लिए ध्यान है। तो हमने पहला सिद्धांत था हमारा सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण। अब देखो आपके पास एग्जाम्पल है, सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का विकास, सरकार द्वारा पब्लिक डिजिटल अवसंरचना जो सभी के लिए पहुंच हो, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उस डिजिटल अवसंरचना। तो भारत ने, मैंने बोला था कि 2 लक्ष्य थे हमारे, उन 2 लक्ष्यों के लिए हमने 4 सिद्धांत अपनाए, जिसमें एक सिद्धांत था सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, दूसरा उसी सिद्धांत के अंतर्गत यह था कि हम तकनीक का प्रयोग करेंगे, इसलिए डिजिटल अवसंरचना को ज्यादा ध्यान दें।
अब आपको ध्यान रखना, जैसे सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, जैसे जन धन मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल, यानी कि आपका जन धन अकाउंट होगा, आधार से लिंक होगा और मोबाइल से, इन्हें बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। कई बार आपसे पूछा जाता है जैम ट्रिनिटी क्या है। जैम ट्रिनिटी का मतलब यह है कि भाई हर व्यक्ति के पास एक अकाउंट होगा, वो मोबाइल से लिंक होगा और आधार से उसकी पहचान। इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, उस व्यक्ति को पैसा हम डायरेक्टली उसके अकाउंट में पहुंचा सकते हैं। तो इस जैम ट्रिनिटी के द्वारा वित्तीय समावेशन को देखो रिजल्ट देखो, ये हमने काम किया, ये हमें रिजल्ट किया। तो ये आपके पास बढ़िया केस स्टडी है, बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछे क्या सच में जनधन योजना ने कुछ काम किया नहीं किया, तो भाई बोल सकते कि जनधन ने काम किया, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बोला है कि 2015-16 में भारत में 53% लोगों के पास बैंक अकाउंट थे, जो बढ़कर के 2019-21 में लगभग 78% लोगों के पास बैंक अकाउंट हो गए हैं। और दोस्तों यही जनधन ट्रिनिटी थी जिसका फायदा कोविड में देखने को मिला। लोगों को सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर के पैसा दिया गया। इससे लोग कोविड-19 के दौरान भी अपनी आजीविका को चलाने में सफल रहे। तो इनको ये एक केस स्टडी हो गई, बेस्ट केस स्टडी। क्या सच में जो जनधन आधार वाली चीजें थी वो एकदम सक्सेस रही ये चीजें। तो ये पब्लिक गुड थी जिसका प्रभाव ये। दूसरी डिजिटल पब्लिक गुड की और बात करें, जैसे ई केवाईसी, आप आजकल ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, डिजिटल लॉकर बना सकते हो, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल कॉमर्स के लिए कोई भी आप एक अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करो, ई कॉमर्स की वस्तु उस पर अपलोड करो, दूसरा कोई व्यक्ति उसको खरीदेगा, वो मार्केट में बेचेगा। तो सभी व्यक्तियों के लिए ई कॉमर्स सबसे होगा। और अकाउंट एग्रीटर, यानी कि ये इतनी सारी चीजें हैं, इनसे क्या फायदा हुआ। देखो ई केवाईसी से लोगों को आसानी से ऋण मिलने लग गया, डिजिटल सिग्नेचर से आपको सुरक्षा होने लगी, ई कॉमर्स से ई कॉमर्स कंपनियों को आसानी से चीजें मिलने लगी। ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो घर बैठे कोई व्यक्ति अपना सामान बेच सकता था ई कॉमर्स में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन कारकों की वजह से भारत में एक तरह से ग्रोथ, क्योंकि ई कॉमर्स है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, तो ये अवसंरचना थी जिसका परिणाम ये देखने को। इसी प्रकार डिजिटल वित्तीय संरचना, इसमें डिजिटल जीएसटी सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, डिजिटल पहचान, आधार, श्रम, ई श्रम पोर्टल, इन पोर्टलों के माध्यम से आपको सारा डेटा मिल गया। इससे फायदा ये हुआ कि जीएसटी की वजह से आप जो जीएसटी एंड ई वे बिल होते हैं, इससे व्यापारिक लेन देन आसान हुई इसकी वजह से। और दूसरी बात इकोनॉमी है, क्योंकि अब पहले था कि जीएसटीएन आने की वजह से हर व्यक्ति को एक जीएसटीएन नंबर रखना पड़ता है। इससे अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाएगा। इससे सरकार का फॉर्मलाइजेशन, यानी कि उस उद्योग का फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत में जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़ गई, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था, पहले लोगों को बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये चीज़ बढ़ी। अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण, यानी कि अर्थव्यवस्था का डेटा कलेक्ट होने लगा, डिजिटल पहचाने लगी, और सरकार के द्वारा डिजिटल माध्यम से ई श्रम जैसे पोर्टल, इसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में पता लगा कितने लोग काम करते हैं। इसके अलावा उद्यम पोर्टल के माध्यम से हमें पता लगा कौन कौन सी एमएससी कितना प्राप्त कर सकती है। स्वेनिधि के माध्यम से पता लगा कि स्ट्रीट वेंडर, जो बेचारे डेली स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कितने लोग घूमते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी अनौपचारिक बची नहीं। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसके सरकार के पास जिसका कोई डेटा नहीं, औपचारिक का मतलब होता है जिसका सरकार के पास डेटा हो। तो सारे लोगों का डेटा आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया। हमने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो श्रमिक है, जिनका कोई डेटा नहीं था, वो सारे डेटा हमें आ गए। इसलिए इस डिजिटल अवसंरचना ने बहुत बड़ी रिजल्ट दी। इसके अलावा दोस्तों जैसे इकोनॉमी है उसका ये बड़ा, और हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी के औपचारिकरण में फॉर्मलाइजेशन, और दोस्तों इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन रहेगा तो हमें हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, हम वास्तविकता को बता पाएंगे कि इकोनॉमी में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना नहीं उत्पादन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा गुड गवर्नेंस वाली चीज, यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए, या हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस के लिए, हमें बहुत सारी प्रोसेस चलाई थी। जैसे ये चीज याद रखना, जैसे एक है व्यापार अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। दोस्तों पहले यह था कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है
तो मुझे अलग अलग जगह जाकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अलग अप्रोच करना होगा, ट्रेड मिनिस्ट्री से अलग अप्रोच करना होगा, किसी स्टेट से अलग अप्रोच करना होगा, बहुत जगह अलग अलग जगह परमिशन लानी थी। अब हमने क्या कर दिया, एक सिंगल विंडो है, उस सिंगल विंडो के थ्रू आप सारे क्लियरेंस एक साथ ले सकते, सिंगल विंडो के साथ ही हो गया। इसके अलावा जन समर्थन पोर्टल, यानी कि सरकार द्वारा इस पोर्टल, जन समर्थन पोर्टल ध्यान रखना, इस पोर्टल में सरकार द्वारा योजनाओं को जो लोन दिया जा रहा है, जितना भी लोन, सरकार की जितनी भी लोन संबंधी योजनाएं हैं, सब आपको जन समर्थन पोर्टल पर मिल जाएगी, एक साथ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा उमंग ऐप, उमंग ऐप के अंतर्गत केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं हैं, इस उमंग ऐप पे आपको मिल जाएंगी, उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कई मंत्रालयों का जो डेटा है या कई मंत्रालयों को एकीकृत किया गया है, जीआईएस सिस्टम और पीएम गति शक्ति, इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से चीजें जुड़ी हुई चीजें करते हैं, और इसी की वजह से भारत ईज ऑफ डूइंग को बढ़ चुका है। पीएम शक्ति के माध्यम से हम मल्टी मॉडल इंफ्रा को डेवलप कर चुके हैं, रेल, रोड, सड़क कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये वो सुधार किए गए जिनका परिणाम है। तो इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्री में या मेन से पूछ सकते हैं कि क्या डिजिटल वित्तीय संरचना ने अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण किया, किस तरीके से, आपके पास एग्जाम्पल भी है, केस स्टडीज भी है, कैसे कैसे सक्सेस रही, तो इनका आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो पहला सिद्धांत था आपका पब्लिक गुड का निर्माण करना, सारी पब्लिक गुड्स आपको ऊपर होता। दूसरा था विश्वास आधारित शासन, यानी कि सरकार पर नागरिकों का और व्यापारियों का विश्वास हो, इसलिए सरकार और नागरिकों के बीच में विश्वास निर्माण अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे, लोगों के यहाँ व्यापार करना आसानी होगी, लोग अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए तो अगर सरकार की सिस्टमेटिक चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो डेफिनेटली है कि आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, लोग निवेश करेंगे, व्यापार करेंगे, डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो दूसरा सिद्धांत हमने सोचा कि गुड गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि नागरिक और सरकार के बीच में दूरियां कम हो और फॉर्मेलिटीज हैं वो कम हो जाए, रेड टेपेज में वो कम हो जाए, ये सब गुड गवर्नेंस के अनुसार। इसके लिए सरकार ने कई, जैसे एक है उच्च कर उछाल, जैसे हमारे कर है उनकी बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है। इसमें जीएसटी की अगर हम बात करें तो पहले जीएसटी हमारा लगभग 90,000 करोड़ था, वो बढ़ करके हर महीने का 1.4 लाख करोड़, कहाँ तो आप 90,000 करोड़ ही कलेक्ट कर रहे थे एक महीने में, अब आप 1.5 लाख करोड़ कर रहे हो। तो अगर लोगों का विश्वास रहेगा, अगर आपका निवेश सिस्टम अच्छा होगा, अगर आपका टैक्स कलेक्शन सिस्टम अच्छा हो, तो व्यापार तो निवेश ज़्यादा है, तो निवेश सॉरी आपको रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होगा टैक्स में। तो देखो इसी प्रकार से भारत में राजस्व क्यों वृद्धि हुई है, क्योंकि एक तो इनकम टैक्स या अलग तरह के जो केस थे वो फीसलेस कर दिए, सीबीडीटी और सीबीआई, यानी कि पहले ये था कि जीएसटी का डेटा अलग लोगों के पास था, सीबीडीटी के पास अलग, तो अब इन दोनों के डेटा आपस में मिला दिए। इससे यह है कि देखो अगर कोई कंपनी है तो कंपनी जब प्रोडक्शन करेगा उसका टैक्स भर रही है, तो उस कंपनी में जुड़ी हुई व्यक्तियों की इनकम होगी, तो ध्यान रखना प्रोडक्शन का टैक्स आपका सीबीआईसी में चला जाएगा, और कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनका टैक्स सीबीडीटी के पास चला जाएगा। इसलिए बोला गया कि सीबीडीटी शेयर करेगी सीबीआईसी के बाद, सीबीआईसी शेयर करेगी डेटा सीबीडीटी के बाद, इससे लोगों का विश्वास निर्माण हो। और विश्वास निर्माण के लिए सरकार ने बहुत सारी पहल चलाई, जैसे एक तो जैसे बैंकों पे विश्वास नहीं था लोगों को पहले, है ना, तो बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए हमने आईबीसी लेके आए, और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, रियल एस्टेट में आपको पता है दबंगई बहुत चलती थी, उसको सुधारने के लिए रेरा लेके आए। तो आईबीसी और रेरा के माध्यम से हमने कई चीज़ों का रेगुलेशन है वो आसान बना दिया। जैसे आईबीसी के माध्यम से क्या किया, पहले ये था कि दोस्तों अगर कोई कंपनी है अगर डूबने भी जा रही है तो भी सरकार उसको डूबने नहीं देती थी। आईबीसी के द्वारा बोला गया कि अगर कोई कंपनी का व्यवसाय अगर मान लें उसका खराब व्यवसाय नहीं चल पाता तो सम्मानजनक तरीके से उसको बंद किया जाता है। सम्मानजनक तरीके से है, जैसे मान लें कंपनी है कोई और एक कंपनी ने किसी एक्स बैंक का पैसा ले लिया, ठीक है ना, तो इसमें पहली बात है कि लोन तो ले रखा है, लेकिन पहली बात ये आईबीसी सारे प्रयास करेगी कि ये कंपनी इसका लोन चुका दे।
अगर नहीं चुकाती है तो इस कंपनी के बेच करके या कंपनी को बंद करके इसको लोन दिया जाएगा। लेकिन बंद करने की जो प्रोसेस है उसमें पूरी कंपनी के मालिक के अधिकारों की बात की जाएगी, उसको पूरे अवसर दिए जाएंगे। तो एक तरह से सम्मानजनक निकासी की। अब आपके यहाँ पहले यह था भारत में कि निकासी सम्मानजनक नहीं थी, तो इसलिए कोई निवेशक भारत में निवेश को कोई कंपनी ही नहीं खोलना चाहता, क्योंकि सब लोगों को पता है कि एक बार कंपनी खोल भी ली तो बंद नहीं करने देंगे, इसलिए। दूसरा, जो बैंकों का एनपीए था उस एनपीए का समाधान आईबीसी के द्वारा किया गया था। इससे दो फायदे हुए, इससे बैंकों के पास जो लोन देने की क्षमता है वो बढ़ी और बैंकों ने निवेश भी ज्यादा किया। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली में सुधार और विश्वास बनाने के लिए आईबीसी के द्वारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक के नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियां हैं, उन सभी में एक ट्रस्ट प्रदान कर दिया कि अगर कोई पैसा डूब भी जाएगा तो उस पैसे को हम निकलवा भी सकते हैं। ये तो आईबीसी ने किया था। रियल एस्टेट के अंतर्गत क्या क्या काम किए गए थे? रियल एस्टेट के अंतर्गत हमने रेरा बनाया, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इस रेरा एक्ट के माध्यम से एक रेरा संस्था बनाई। रेरा का मतलब यह था कि रियल एस्टेट के अंतर्गत रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। लेकिन इसमें यह था कि देखो, सबसे पहले यह था कि कोई रियल एस्टेट में काम भी कर रहा है ना, उसका कोई ऐसा पता नहीं, कोई भी व्यक्ति आकर के रियल एस्टेट में काम करने। अब यह था कि जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट या ब्रोकर के रूप में काम करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना बहुत जरूरी, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा। दूसरी बात, अगर मान लें कोई खरीदार और सेलर के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट का तुरंत समाधान किया जाए, देरी नहीं होगी। कई बार क्या होता है, दो व्यक्तियों में डिस्प्यूट है, जमीन खाली पड़ी हुई है, 10 साल से स्टे लगे हुआ है, वो जमीन यूजलेस है, दोनों व्यक्तियों का पैसा फंसा हुआ है, दोनों व्यक्तियों की नुकसान। तो अगर आपको लोगों का गुड गवर्नेंस को तो ये चीज हटाओ। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर किसी भी कंपनी को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन कुछ भी करना है तो पर्यावरण से अलग अलग जगह से जो पहले उसको क्लियरेंस लेना पड़ा था, वो क्लियरेंस एक विंडो के माध्यम से उसको तुरंत मिल जाएगी। तो इससे आप कह सकते हो कि वित्तीय स्थिति और रियल एस्टेट की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, पहले यह था कि किसी व्यक्ति ने बेचारे थोड़ा सा अपराध कर दिया था, उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल किया था। तो बोला गया कि बहुत सारे ऐसे कानून जिनकी, इससे क्या होता था कि कोई सोचता था विदेशी निवेशक यार भारत में जाके निवेश कर दें, कहीं जेल में जाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटी सी गलती हो गई, कोई अकाउंटिंग में हेरा फेरी हो गई या कुछ गलती हो गई, हमें जेल में डाल देंगे। इसलिए हमने ऐसे कानून जो इस प्रकार का डर पैदा कर रहे थे, उन कानूनों को भी हमने क्या किया, लगभग समाप्त किया। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग को हमने बढ़ावा दे दिया। साथ साथ जैसे व्यक्ति मान लें, देखो अगर कोई दो व्यक्तियों में डिस्प्यूट हुआ तो अलग बात है, ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं यदि उनमें डिस्प्यूट होता है तो कभी कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में एक तो अनावश्यक टाइम वेस्ट होता है और एक अनावश्यक फीस जाती है और इमेज खराब होती है। तो कोई कंपनी जाती है कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो बिना न्यायालय का सहारा लिए लगभग 14 से अधिक मामले निपटा दिया था। मध्यस्थता के मामलों का समाधान किया गया ताकि मामलों में देरी ना हो और कंपनी या जो निवेशक है उनको जल्दी से डिसीजन मिल जाए। ये एक बड़ी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने बहुत सारी प्रक्रिया सरल बनाई, जैसे 25,000 से अधिक जो अनावश्यक रूप से जो कुछ चीजों का आपको कंप्लायंस करना पड़ता था उनको समाप्त कर दिया। 14 से पुराने कानून थे जिनकी जरूरत नहीं थी, वो भी पड़े हुए थे, उनको समाप्त कर दिया। और एंजल टैक्स है उसको समाप्त कर दिया। दोस्तों एंजल टैक्स के बारे में आप जानते हैं, जो शेयर मार्केट में जो नए नए स्टार्टअप होते हैं और स्टार्टअप में जो किसी कंपनी ने अगर शेयर किया है और शेयर से यदि कोई रिटर्न मिलता है तो उस रिटर्न पे क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया था। इससे क्या है कि जब आप उस रिटर्न पे टैक्स लगा दोगे तो निवेश के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए हमने स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव, आप सभी जानते हैं भारत में पहले हमने आर्टिकल 20 पढ़ा है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या कहता है कि हम भूतलक्षी कानूनों को लागू नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों सिविल मामलों में, वित्तीय मामलों में हमारे पास ये था पहले प्रोविजन, हम भूतलक्षी कानून लागू कर सकते। तो पहले हमारे यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम का मामला है, आप आज 2023 में हो, सरकार को लगे कि हमें रेवेन्यू चाहिए, सरकार 1 अप्रैल 2012 से टैक्स की रेट जो आज 10% है उसको 15% कर देगी।
तो 1 अप्रैल से किसी कंपनी से वसूलेगी 2012 से। तो भारत में इस रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट जो टैक्स सिस्टम था, इसकी वजह से बहुत सारे निवेशक भारत में निवेश करने ही नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि भारत में अगर आज हमने निवेश भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, और कल के जाके सरकार ने वहाँ बैक डेट में जाकर के यदि टैक्स बढ़ा दिया तो हमें तो वैसे डूब जाएगा पैसा। इन डर की वजह से भारत के यहाँ निवेश नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें क्या कर दी, बंद कर। इसके अलावा जीएसटी लेके आए, कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम कर दिया ताकि कंपनी निवेश ज्यादा करें, और टैक्स को ये कई निवेश के लिए जो चीजें थी इनको दायरे से बाहर रखा। डिविडेंड सिस्टम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, इसको भी समाप्त कर दिया। बहुत सारे सुधार हमने किए हैं। तीसरा कि विकास में सहभागीदार के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि अगर भारत में विकास करना है, भारत जैसी 140 करोड़ की जनसंख्या और भारत जैसे इतने बड़े देश को केवल सरकारी निवेश से हो नहीं सकता। सरकार कहाँ निवेश करे, क्योंकि सरकार को तो वेलफेयर में भी निवेश करना पड़ता है। इसलिए अगर हमें निवेश को बढ़ाना है तो निजी क्षेत्र की भागीदारी होना जरूरी है। इसलिए हमने विनिवेश नीति बनाई। विनिवेश नीति का मतलब है वो ऐसी सरकारी उद्यम या सरकारी कंपनी जो लाभ के हिस्से में नहीं है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, उसके कुछ हिस्से को बेच करके हम प्राइवेट भागीदारी बढ़ाओ और उससे हमें पैसा भी मिलेगा। क्योंकि विनिवेश से फायदा क्या होता है कि एक तो आप उसमें हिस्सेदारी प्राइवेट की बढ़ा दोगे, तो एक तो उसमें कंपटीशन अच्छा होगा, तो काम अच्छा होगा। दूसरी बात, उसमें जितना हिस्सेदारी आप प्राइवेट को बेचेंगे उससे आपको इनकम मिलेगी, तो उसका आप दोबारा अच्छी जगह निवेश कर सकते हो। तो प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई विनिवेश नीति रखी थी, जिसमें यह था, जिसमें सरकार ने 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 4.07 लाख करोड़ रुपए अभी तक अर्जित कर दी है डिसइन्वेस्टमेंट में। तो चीजें बेच के, शेयर, गवर्नमेंट के शेयर हिस्सेदारी प्राइवेट को बेच के, और निजीकरण के बढ़ने की वजह से श्रम उत्पादकता और सार्वजनिक उद्योगों की स्थिति सुधरी है। क्यों? क्योंकि देखो, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन से ऑब्वियसली आपकी दक्षता भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी सुधार करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट के, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट थे। जैसे ही गवर्नमेंट में थर्मल पावर प्लांट है, इधर कोई और लोगों का थर्मल पावर प्लांट है, तो उन्होंने कंपटीशन के माध्यम से अपनी चीज़ों को सुधार करना बहुत जरूरी है। रेलवे में आप प्राइवेट आ गया तो रेलवे में बहुत सारी चीज़ें सुधारेगी, ठीक है ना। इस तरीके से एक काम तो ये हुआ कि निजीकरण से सरकार की, और दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही भारत में बोला गया कि ऐसी नई सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो नीति बनाई गई कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में सरकार की उपस्थिति को केवल कुछ रणनीतिक क्षेत्रों तक ही रखा जाएगा, बाकी हम किसके पास देंगे, प्राइवेट। तो इस तरीके से हमने निजी क्षेत्र की चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये हमारा दूसरा सुधार था। विनिर्माण के अंतर्गत हम और काम भी करें दोस्तों। जैसे विनिर्माण क्षमता कैसे बढ़ाई हमने, विनिर्माण क्षमता के अंतर्गत, यानी कि क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर एक सीमा तक ही आपको रोजगार दे पाएगी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एक सीमा तक ही आपको रोजगार दे पाएगी, सर्विस सेक्टर भी एक सीमा तक। अगर आपको सच में देश का विकास करना है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा होना चाहिए, जो बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी देता है, निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल चलाई है। इसके अलावा पीएलआई के माध्यम से उत्पादकों को हमने इंसेंटिव दिए, और सबसे बड़ी बात है कि एक बेस्ट केस स्टडी इसको दे रही ना। देखो, ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं। कई बार आपसे लोग पूछते हैं कि क्या सच में पीएलआई से देश का औद्योगिकरण बढ़ेगा, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 1960 से 1990 इस 30 साल में दक्षिणी कोरिया, ताइवान ने जो ग्रोथ करी ना, जो विकास में दौड़ लगाई ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि इनके घरेलू औद्योगिकरण के लिए सरकार की नीति जरूरी थी। तो हमारे यहाँ भी घरेलू औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 नीतियाँ बहुत जरूरी है। इसलिए अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है या आप, तो हमें डेफिनेटली सरकार को अपनी नीतियाँ परिवर्तन करनी होगी। इस तरीके की केस स्टडी आपको हम विदेशी निवेश। अब आप आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 100% एफडीआई कर दिया आपने, और इसकी सबसे बड़ी बात है भारत में एफडीआई बढ़ा है। 2005 से 15 के दौरान भारत में एफडीआई 2.2% से था, जो अब बढ़कर के जीडीपी का 2.6% हो गया। यानी कि 2015, देखो 2 साल में ध्यान रखना, भारत में एफडीआई तेज गति से बढ़ा है। पहले जीडीपी का 2.2% था, अब 2.6% हो गया। तो ये भारत में एफडीआई बढ़ा है, क्योंकि एफडीआई आएगा तो विदेशी निवेशक आएगा, निवेश आएगा तो देश प्रगति करेगा।
बुनियादी ढांचों को भी हमने मजबूत किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक लागत बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता था तो कोई वस्तु अगर दिल्ली से अगर बम्बई तक भेजता था तो उसको ट्रांसपोर्टेशन महंगा लगता था, उसको लोडिंग अनलोडिंग महंगे लगते थे, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें फिर उसका बीच में इतने टोल पड़ते थे कि वो महंगे लगते थे, और रोड में बीच में इतनी आपके सड़कें टूटी थी कि उसका सामान पहुँचने में बहुत नुकसान होता था। तो बेसिकली लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया, और इसके लिए सरकार ने लॉजिस्टिक नीति लेके आई 2022 में। सरकार ने रक्षा खनन इन क्षेत्रों में प्राइवेट को भी प्राइवेट सेक्टर को भी बोला कि आप डिफेंस में, माइनिंग में, इनमें भी अब क्या करो निवेश करो, जबकि ये क्षेत्र स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट थे, उसके बावजूद सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा दिया। निवेश को ईज ऑफ डूइंग के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। और दोस्तों ये बात सही है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से जो स्टार्टअप 2016 में 452 थे, वो आज लगभग 84,000 भारत में स्टार्टअप। तो दूसरा काम हमने, पहला काम किया पब्लिक गुड्स पे, दूसरा काम हम कर रहे हैं निवेश पे और प्राइवेट, तीसरा इसमें इस तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों और भी हमने कई सुधार किए, जैसे एमएसएमई के लिए सरकार ने आज तक क्या क्या किया। तो एक इतना सा पूरा टॉपिक मिल गया कि एमएसएमई के अंतर्गत सरकार ने क्या सुधार किए। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि ये सुधार किए, जैसे एक है आपातकालीन क्रेडिट लायक गारंटी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई होते हैं बेचारे छोटे होते हैं, जिनके पास कोई असेट नहीं होती, तो बैंक उनको लोन देने से कतराते हैं कि आप चुका पाएंगे या नहीं चुका। इसलिए कोविड-19 के दौर में भी या उससे पहले सरकार ने एमएसएमई में निवेश करवाने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी रखी, जिसके अंतर्गत बैंकों से बोला कि आप बैंक इसको लोन दीजिए एमएसएमई को, उसकी गारंटी हम आपको देंगे। तो ये योजना आई, इससे बड़ी मात्रा में एमएसएमई को पैसा मिला निवेश में। दूसरा डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। पहले ये था कि पहली बात तो ई कॉमर्स कंपनियां कुछ ही लोगों के पास थी, अब वो हर कोई अपने ई कॉमर्स क्षेत्र में डेवलप हो सकता है। तो दूर दराज के क्षेत्र जिनको मार्केट नहीं मिल रहा था, ई कॉमर्स के माध्यम से दुनिया में कहीं भी बेच सकते थे। अगर मान लें पहले ये था कि एक व्यक्ति जहां पर दिखता है वहीं बेच पा रहा था, अब तो ई कॉमर्स से आप कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी चीज़ को बेच पा रहा है, तो ये चीज़ बड़ी। इसके अलावा एमएसएमई का अपना विस्तार करने के लिए गैर कर लाभ को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। अगर कोई एमएसएमई नई नई आई है तो बहुत सारे गैर कर लाभ मतलब अदर तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे, उसको लाइसेंस आसान दिया जाएगा, उसको ऋण में कंसेशन दी जाएगी, लोन में छूट दी जाएगी, वो सारी चीज़ें की गई। इसके अलावा खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए एमएसएमई के रूप में जो खुदरा थोक व्यापारी है उनको भी एमएसएमई में शामिल किया गया था। एमएसएमई की परिभाषा बदली थी, ये हमने बेसिक में बता दी। एमएसएमई की परिभाषा पहले ये था कि 75 एमएसएमई की परिभाषा उसमें डिफाइन चेंज किया गया और ट्रेड की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से ऑनलाइन रूप से अपना वो काम कर सकते थे, बेच सकते थे वस्तु। एमएसएमई के लिए सरकार ने सुधार किए गए, आपको बेसिक इन सुधारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप सभी जानते हैं कि यह सार्वजनिक निजी क्षेत्र का वितरण है और इसका माध्यम से डिजिटल इंफ्रा को डेवलप करना है। डिजिटल पब्लिक गुड्स यानी कि देश की जो सार्वजनिक अवसंरचना है, इसमें सोर्स ओपन सोर्स हो गया, मॉडल्स जो ओपन सोर्स के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइट डेवलप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हर किसी की उसमें रीच पर एक्सेस होती है, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। इसके अलावा बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। बैंकों की बैलेंस शीट का मतलब बैंकों के लोन ज़्यादा डूबे हुए अगर खराब है तो बैंक माइनस में ज़्यादा है, घाटे में ज़्यादा है, क्योंकि अगर बैंकों का लोन ज़्यादा होगा तो बैंक घाटे में ज़्यादा होंगे और वो लोन नहीं दे पाएंगे तो उनकी क्रेडिट क्षमता घट जाएगी। इसलिए तो इनको सुधारने के लिए हमने कई सुधार किए। एक तो सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट में बैंकों को ये पावर दी गई थी कि वो जो किसी व्यक्ति ने अगर उनसे पैसा लिया है, अगर वो नहीं चुका पाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर। इसके अलावा कई पीएसबी उनको मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, एसबीआई में, ताकि उनके अनावश्यक कॉस्ट कम हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, जिन सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक जिनकी स्थिति खराब हो गई, उनमें सरकार ने पैसा दिया, पैसे के माध्यम से उनका क्या होगा, जैसे मान लें कोई बैंक है, अब इसकी स्थिति ऐसी है कि इसने लोगों को ज़्यादा लोन दे रखा है, इसलिए इसके पास दोबारा लोन देने की क्षमता नहीं बची। तो अब ये जब तक लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंकों का तो बिजनेस ये है कि वो किसी को लोन देंगे, लोन से मिलने वाले इंटरेस्ट से ही बैंकों को पैसा चलेगा। तो अगर क्या हुआ था इसमें, हो क्या था इसके बाद कि यदि
बैंक डूबा हुआ, तो सरकार ने सरकारी बैंकों को बोला हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, इस लोन को आप दो लोन के रूप में, उससे जो इंटरेस्ट मिला है उससे आप अपना ग्रोथ आगे बढ़ाओ। तो रिकैपिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार ने प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन लगाएंगे। इसके अंतर्गत कुछ आप बेसिक में पढ़ा होगा। देखो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में आपको बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी पहले डिस्कस की होती है, इसमें को डिटेल नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे आपको जस्ट ये बताता है कि देखो इन सुधारों के प्रभाव देखो, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा ऐसे बैंकों को शामिल किया गया था जिनकी स्थिति एनपीए बहुत ज्यादा है, जो लॉस की स्थिति में है, उनके लिए तुरंत समाधान के लिए प्रॉम्प्ट करेक्शन करेक्टिव एक्शन लगाए गए थे। इसके अंदर ये था कि वो अगर कोई व्यक्ति जो अगर कोई बैंक जिसका पहले से लोन डूबा हुआ है तो नया लोन नहीं देगा, बड़ा लोन नहीं देगा, ऐसे कुछ इसमें सुधार। इसके अलावा आईबीसी आप जानते हैं, और परिसंपत्तियों की समीक्षा की गई कि आप बैंकों की परिसंपत्तियां सेट है जो जमी हुई है उनको यूज किया जाए, सरकारी बैंकों कई चीजें उनके खर्चे को कम किया जाए, उनकी असेट का रिकैपिटलाइजेशन किया जाए, असेट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, ये सारी चीज़ों पे काम किया। अगला था कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी जनसंख्या ज़्यादातर डिपेंड है आपकी कृषि में, लगभग 50%। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार देने के लिए कृषि बहुत जरूरी है। तीसरा, विनिर्माण क्षेत्र का अगर विकास करना है तो कच्चे माल के रूप में कृषि का विकास बहुत जरूरी है, इसलिए कृषि विकास बहुत जरूरी है। लेकिन देखो इसमें बोला गया कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, उसके दो कारण होते हैं। एक तो अच्छे मानसून से, कि भारत में पिछले 6 वर्षों से अच्छे मानसून की वजह से और सरकार द्वारा किए गए सुधार, दो कारण, एक तो मानसून अच्छा था और दूसरे सरकारी सुधार किए गए थे। इन्हीं की वजह से भारत में पिछले 6 वर्षों से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट लगातार 4.6 से अधिक है। अच्छी बात, यानी कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हमारी पिछले, बीच में क्या माइनस में चली गई थी, लेकिन अब पिछले 6 वर्षों से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट एक तो सरकार के सुधारों से डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ ये मानसून पे भी डिपेंड करती है। अब आखिरकार सरकार ने क्या क्या सुधार किए? सरकार ने एक सुधार किया कच्चे माल की लागत को, यानी कि इनपुट कॉस्ट कम करना। भाई किसानों को बेचारों के इनपुट कॉस्ट ज़्यादा ना है, तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड लगाया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मध्य देशा कि अनावश्यक उर्वरकों पर खर्च ना किया जाए, जितनी जरूरत है उतनी ही उर्वरकों पर खर्च करें। सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाएगा ताकि इनको सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया ताकि रासायनिक उर्वरकों पर इनका खर्च ना हो। तो इनपुट कॉस्ट में सरकारों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि इनपुट कॉस्ट कम हो, जिससे किसानों की खेती की लागत कम हो। तो एक तो लागत कम करने के लिए और उसका उच्चतम यूज करने के लिए। दूसरा कि भाई किसान जो उत्पाद करेंगे उसकी कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एफपीओ बनाएंगे। तो एफपीओ मतलब 10 किसान एक जगह इकट्ठे होकर अपने सामान को कहीं बेच सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एक किसान की इतना पैदावार नहीं होती। अगर 10 किसान मिल जाएंगे, उनकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बड़े व्यापारी से डील भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट तक पहुँच सकते हैं, इसलिए एफपीओ बनाएंगे। और ई नैम की तरह आप ऑनलाइन किसी भी मार्केट में जाकर के बेच सकते थे। ई नैम इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिले, उसके लिए ये सुधार किए गए थे। इसके अलावा कृषि में अवसंरचना अच्छी होनी चाहिए, जैसे स्टोरेज भंडार हो, कोल्ड स्टोरेज हो, मंडियां हो, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो। इसके लिए कृषि अवसंरचना निधि बनाई गई थी। इस निधि का प्रयोग था कृषि के लिए जो जरूरत है इंफ्रा को डेवलप किया। किसान रेल और किसान उड़ान, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जब किसान है, मान लें कोई ग्रामीण क्षेत्र का किसान है, वो चाहता है कि मेरा दूध डेली दिल्ली में जाके बिक जाए। हरियाणा के किसान चाहते हैं कि उनका दूध दिल्ली में जाके बिक जाए, या अलवर के किसान चाहते हैं कि उनका दूध दिल्ली में जाके बिक जाए, तो ट्रेन के साथ आते हैं और तुरंत दूध को बेच के चले जाते हैं। यानी कि हमें ऐसी ट्रेनों का डेवलप किया गया सरकार ने कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो खराब होने वाली फसलें हैं, खराब होने वाली सब्जी है या कृषि की चीज़ें हैं, बागवानी है, उनको एक कोल्ड स्टोरेज डिब्बे में पैक करके शहरों तक पहुँचाया जाए। इससे किसानों को अच्छा मार्केट मिल जाएगा और आसानी से चीज़ें बेच पाएंगे। क्लस्टर विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो बागवानी है ना, उनको क्लस्टर के रूप में करके उनका एक साथ पैदा करके तो एक साथ बेचा जा सकता है। और इसके अलावा एक काम यह था कि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने में फोकस किया जाए। तो कृषि को भी एक स्टार्टअप, आजकल के नए नए लोग आते हैं कृषि को भी एक स्टार्टअप के रूप में डेवलप कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में पैसा कमा रहे हैं।
इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। ठीक, ये बेसिकली संस्थात्मक सुधार भारत ने क्या किया, ब्याज दरों को ढील की गई, निजीकरण किया गया, ये सब आप जानते हैं, है ना, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो ये भारत के संस्थात्मक सुधार थे जिनका परिणाम ये था कि भारत में निरंतर वृद्धि रही और भारत अपने चीजों में काफी सुधार करते रहा। अब अब 2000 भारत, ये बात तो ठीक है कि 2014 तक हमने इतने सुधार किए कि हमारी एग्रीकल्चर ने भी इम्प्रूवमेंट किया है, हमारा उद्योगों ने भी इम्प्रूवमेंट किया है, हमें रोजगार भी बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे सुधार किए, लेकिन उन सुधारों के परिणाम भी आसान रूप नहीं है क्योंकि कई समस्याएं इनके बीच में आ गई थी। तो अब ये बता रहा है कि 2004-14 के बाद जो हमने आर्थिक और संस्थात्मक सुधार किए, ये आप देख सकते हैं, इतने सुधार किए हमने, ये आर्थिक सुधार हो गए, ये संस्थात्मक सुधार हो गए। इन सुधारों के बावजूद भी कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से हम आसान रूप रिजल्ट नहीं ले पाए, जिनकी वजह से ये बोला कि नहीं बोलते जाता है आर्थिक आघात, ये आर्थिक आघात थे जिनकी वजह से भारत की समृद्धि आसान रूप ग्रोथ नहीं कर पाई। एक क्या था उदाहरण, तो पहला था बैलेंस शीट समस्या। दोस्तों 2013 से ही दोहरे ट्विन बैलेंस शीट की समस्या होती है। ट्विन बैलेंस शीट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ट्विन बैलेंस शीट समस्या ट्विन बैलेंस शीट समस्या ने क्या था कि बैंकों के एनपीओ बढ़ गए और कंपनियों का घाटा हो गया, इसकी बैलेंस शीट खराब, इसकी बैलेंस शीट खराब, और कंपनियों का घाटा हो गया तो बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगे, अगर लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंकों का एनपीओ बढ़ा रहेगा, तो बैंक नया लोन नहीं दे पाएंगे, जब तक बैंक नया लोन नहीं दे पाएंगे कंपनी नहीं दे सकती, इसकी वजह से यहाँ पर निवेश नहीं बढ़ पाया। सुधार आपने, लेकिन निवेश का साधन आपका कम नहीं। दूसरी बात, इन बैंकों की बैलेंस शीट की समस्या की वजह से भारत में जीडीपी अनुपात में अंतर ऋणात्मक रहा। जीडीपी अनुपात अंतर, जीडीपी अनुपात अंतर का मतलब है कि जीडीपी और लोन का अनुपात, और बैंकों का लोन का अनुपात ऋणात्मक है, इसलिए बैंक का लोन कम दिया था, इसके साथ साथ बैंकों का एनपीए बढ़ा, ये भी समस्या है क्योंकि बैंकों का यदि एनपीए बढ़ेगा तो बैंक लोन देने की क्षमता में नहीं रहेंगे, बैंक लोन नहीं देंगे तो डेफिनेटली है कि एग्रीकल्चर मतलब निवेश नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा 2018 में हमारी एक महत्वपूर्ण जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो इंफ्रा के क्षेत्र में निवेश करती थी वो डूब गई, उसकी वजह से भी हमारा निवेश कम पड़ गया, इसकी वजह से। और इसके साथ साथ कम ऋण वृद्धि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोन यदि कमजोर होगा, यानी बैंक लोन देने की क्षमता में नहीं रहेंगे, लोन कम होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा और आर्थिक वृद्धि कमजोर होगी। तो इन सब की वजह से ये थे एक कारण। दूसरा और कारण मैं बताता हूँ, उसके अलावा 2020 में कोविड-19, तो एक चीज में संक्षिप्त बता दूं, 2014 के बाद ऐसे कई कारण थे जिसमें की वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पाया। एक तो ये था कि वर्ल्ड लेवल पे भी क्या चल रहा था, ट्रेड वार, यूएसए चाइना के भी ट्रेड वार चल रहा था, उसने भी कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को प्रभावित किया। इसके अलावा एनपीए की समस्या हो गई, इसके अलावा कंपनियों की ट्विन बैलेंस शीट समस्या हो गई, इसके बाद हमारा कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के बाद रशिया यूक्रेन जैसे आया, इनकी वजह से हम ग्रोथ को अच्छे से नहीं कर पाए। तो यही कहना चाह रहा है पूरे करो समय समय पर हमारे चीजें की, लेकिन इनकी वजह से हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर। उसके बाद यह कि अगर भारत को 2030 से 2000 तो इन 7 सालों में अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक तो भारत कर सकता है, क्योंकि अब भारत में बैलेंस शीट समस्या सुधर चुकी है, डिजिटल चीज पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और भू राजनीतिक स्थिति, यानी कि भू राजनीतिक स्थिति में ये है कि देखो अगर रूस और यूक्रेन में डिस्प्यूट चल रहा है तो अब हमारे संबंधों को विविधता कर रहे हैं, जो तेल हम रूस से आयात कर रहे थे अब वो वेस्ट एशिया से भी करने लग गए, अब मतलब वेस्ट एशिया से भी करने लगे, इसके अलावा अब हम मध्य एशिया से भी करने लगे। तो अगर किसी देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका प्रभाव भारतीय इकोनॉमी में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम अपने संबंधों को क्या कर रहे हैं, विविधीकरण कर रहे हैं, अर्थात ग्लोबल सप्लाई चेन की डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी एक देश के साथ अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव हमारे व्यापार पे नहीं पड़ना चाहिए।
दूसरी बात, नकारात्मक धीरे धीरे भारत में नकारात्मक आघात कम हो गए, क्योंकि 2023 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी है। तो इस आधार पर 2023 में आशा अनुरूप है कि भारत अच्छा कर सकता है। सुधार का एजेंडा एक दोस्तों, भारत ने हर लेवल पर सुधार किया है। शिक्षा में कौशलता को बढ़ावा दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में हम सुधार करेंगे, क्योंकि नेट जीरो हमें टारगेट प्राप्त करना है, कब तक, 2070 तक। जनसंख्या के लाभांश, क्योंकि भारत इस समय जनसंख्या के लाभांश की स्थिति में है, इसलिए लोगों को स्किल करना होगा और उनको रोजगार देना होगा ताकि वो यूज हो। स्वस्थ जीवन शैली, क्योंकि अगर जनसंख्या के लाभांश को अगर यूज करना है तो उसका हेल्थफुल होना जरूरी है, इसलिए लोगों की जीवन शैली स्वस्थ होनी चाहिए। अगर लोगों की स्वस्थ जीवन शैली होगी तो मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। एनर्जी के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि अब धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे, और पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनकी जो असेट है, जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल की बहुत सारी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, तो बीएसएनएल ने अभी अपनी एक पॉलिसी लेके आया कि उस बिल्डिंग को रेंट पर दे दें ताकि पैसा कुछ न कुछ तो उससे आता है ना। तो ये हो सार्वजनिक क्षेत्रों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, यानी कि कोई पब्लिक सेक्टर की परिसंपत्ति जो कोई काम नहीं आ रही, तो उसका क्या है, रेंट पे दे देना, उसको बेच देना, उससे सरकार को पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। इसके अलावा विनिमय, आप ईज ऑफ डूइंग को हम आगे जा रहे हैं, भारत 2030 तक सुधार के कई एजेंडों पर काम कर रहा है, इसी कारण से भारत की इकोनॉमी तुलनात्मक रूप से अन्य इकोनॉमी से ठीक ठाक स्थिति में है। ये पूरा वही हमने ऊपर पढ़ा था उसी की समरी है, ठीक है ना, ये सभी उसी की समरी है जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये हमारा, ये बजट में बात की गई है इस इकोनॉमिक्स में कि हम सबका साथ सबका विकास पे काम करेंगे, बंदरगाह, ये चीज़ आप लिखेगा। तो बेसिकली मेरा ये था इस टॉपिक में, हालांकि मेरा पढ़ाने का तो अगला टॉपिक का भी बना है, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक से नहीं है इसलिए, क्योंकि आपको जल्दी करवाना है, बट कोशिश करूंगा कि मैं बड़े बड़े वीडियो के साथ आपको जल्दी करवा दूँ। देखो, कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि टॉपिक के साथ आपको चीज़ें समझनी है, कि अगर भारतीय इकोनॉमिक समस्या कौन कौन सी समस्याएं थी, क्या क्या हुआ, वो सारी। अभी देखो हम इससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जैसे अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये वैसे ही आपको चेक करवाने के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 1991 के बाद आज एक ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में टेस्ट सीरीज में कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। 1991 के आर्थिक सुधारों को एक भाग के रूप में निम्नलिखित कौन से सुधारों में किए गए थे, इनमें कौन कौन से सुधार 1991 में किए गए थे। एक तो बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों की ओर संकलन, सही है, कि अब विनिमय दर बाजार के माध्यम से डिसाइड होगी, नहीं कि सरकार के माध्यम से, बात तो बिल्कुल सही। आयात लाइसेंसिंग को हटाना, बिल्कुल सही बात, आयात लाइसेंसिंग भी हटाई जाएगी। सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त करके, गलत बात, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी हमने प्राइवेट क्षेत्र का एकाधिकार बनाए हुए रखा कुछ क्षेत्रों में, इसलिए ये आपका गलत हो गया। और पूर्ण परिवर्तन पूंजी खाते पे, ये भी गलत, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पे नहीं थी बल्कि करंट अकाउंट पे थी। तो तीसरा चौथा आपको गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर हो गया पे। देखो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, पीवाई क्यू 2021 20 18 उठा के देखिए, इकोनॉमिक्स सर्वे आपका एक्स्ट्रा माइंड नहीं है। अब ये बताओ, इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ी हमने, बस जो चीज पढ़ रखी तुमने एक बार समझा है। अगला, पब्लिक गुड्स के बारे में बताया। पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स होती है जो न तो कभी गैर प्रतिस्पर्धी, गैर अपवर्जित, यानी जिनको केवल एक व्यक्ति ही अर्जित नहीं कर सकता, और नहीं उनमें किसी प्रकार कंपटीशन है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पूंजीगत व्यय से, ऑब्वियसली अगर सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाएगी, जैसे सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया सड़क बनाना, तो एक नई पब्लिक गुड बढ़ गई, तो बिल्कुल दोनों कथन एकदम सही है। तीसरा, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं, जो आपको मैंने बताई, डिजिटल स्ट्रक्चर, डिजिटल होगा, बिल्कुल सही है, चारों सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप, यानी क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि जीडीपी और लोन का जो अनुपात है उसको बोलते हैं क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अनुपात। तो यही आपसे पूछा गया चौथा में। तो आपको पता है क्रेडिट टू जीडीपी का अनुपात का मतलब है क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात अर्थात दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच में अंतर, यानी कि लोन और जीडीपी। अगर लॉन्ग टाइम का जो गैप है उसके बारे में बोली गई है, और लोन और जीडीपी का जो अनुपात उसको रेशियो गैप, ध्यान रखना। एक तो होता है ऋण जीडीपी अनुपात, तो वो तो आंसर होता है आपका पहला, लेकिन रेशियो गैप की बात हो रही है इसलिए आपका आंसर होगा डी। पांचवा, पिछले 5 वर्षों से निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, सही ढूंढना है। पिछले 5 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में कर उछाल देखा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कर उछाल तेज गति से बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है।
तो बिल्कुल सही है ये तो है। 5 मंथ देखते हैं एक बार दोबारा पिछले 5 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में कर उछाल देख रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत है। बीच में 2021 में कोविड-19 आ गया तो डाउन हो गया, ठीक है ना, इसलिए ये गलत है। दूसरी, पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत की जीडीपी में एफडीआई 10%, हाँ, एफडीआई की ग्रोथ रेट भारत में 10% से अधिक रहा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा करेक्ट है, पहला गलत। इस तरीके से आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन कर लो। मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से करवाने की, लेकिन आप लोग खुद भी कर सकते हो। और विजन ने बढ़िया समरी में बनाया है, आप इसको पढ़ के अपना काम चला सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बस कुछ नहीं, जस्ट आपका रिवीजन करवाएगा, कोई नई चीज़ नहीं देगा, जस्ट रिवीजन। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और रिवीजन और आपको बहुत सारी समझदारी चीज़ें बढ़ा देगा। तो इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा आराम से अगर इसको पढ़ोगे डेफिनेटली आप आसानी से कर पाओगे। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।